फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताया था। यस सर। यस सर। और वेक्टर स्केलर किसको कहते हैं ये बताया था। यस सर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताया था। नो सर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। Representation of a vector. सपोज दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक सिंबॉलिक। तो ज्योमेट्रिकली कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर एरो का साइन हो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्कूल में भी पढ़े होगे, थोड़ा बहुत मालूम होगा। बोलो। यस सर। तो ज्योमेट्रिकली a line segment having an arrow over it represent a vector। कॉमन सेंस है, 9th-10th में भी पढ़े होगे। अच्छा, अब इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, ये लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और ये जो एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहूं 5 मीटर ईस्ट, तो ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसमें एरो इधर दूंगा तो ईस्ट होगा। यही मैं कहूं 5 मीटर वेस्ट, एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो। यस सर। यस सर। और अगर मैं 5 मीटर के लिए मान लो 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करता हूं, तो 10 मीटर के लिए मुझे 2 सेंटीमीटर का करना चाहिए। तो लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वही मैग्नीट्यूड है, ऐसा नहीं है। उसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 सेंटीमीटर हो सकता है 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे। तो अगर एक ही डायग्राम में जो 3 वेक्टर मैंने ड्रॉ किए हैं, तो सबका लेंथ सेगमेंट उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है। दूसरा, सिंबॉलिकली कहीं कहीं देखते होगे कि ए के ऊपर ऐसा एरो का साइन है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर ए।
कहीं अच्छे रशियन ऑथर के बढ़िया बुक में देखोगे, अगर ए मान लो कुछ बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है ऐसा, वो लोग एरो का साइन नहीं यूज करता है, तो ये भी वेक्टर ए होगा। इफ रिटन इन फॉन्ट बोल्डर देन रनिंग टेक्स्ट, मतलब कोई बुक देखोगे उसमें बाकी टेक्स्ट जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है, अगर बीच में कोई सिंबल उससे ज्यादा बोल्डर फॉन्ट में लिखा हुआ है तो वो सिंबल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो तो ये हमें दोनों ये वाला पहला वाला यूज करना है ना? ये दोनों कॉमन सेंस को जल्दी लिख लो। सर ये हमें पहला वाला यूज करना है ना, मतलब ए के ऊपर एरो। नहीं, बात यूज करने की नहीं है, बात है बुक अगर पढ़ने जाओगे तो बुक में कैसे पता चलेगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखा हुआ है तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, वो हम सिंबल देख के ही, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो 1000 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं इनफैक्ट। अब सब तुम याद तो रख नहीं सकते कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है ना? हाँ सर। तो कोई सिंबल देख के कैसे पहचानेंगे कि वो सिंबल जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का है वो वेक्टर है या स्केलर? वो पहचानने का तरीका है। सर अभी इधर ए के ऊपर एरो है, मतलब ए यूनिट हुआ ना? नहीं, ए सिंबल हुआ, जैसे एफ के ऊपर एरो है तो फोर्स हो गया, फोर्स वेक्टर। ओके सर। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो फॉन्ट बोल्डर देन क्या है वो? बोल्डर देन रनिंग टेक्स्ट। ओके।
सर बोलो बेटा। सर ये आपने ज्योमेट्री के लिए लिखा है ए, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट बनाया उसके ऊपर एक एरो डाला है, तो फिर हम इसको ए बी और फिर उसके ऊपर वो एरो डालेंगे या फिर ए वेक्टर बोलेंगे उसको? मतलब आपने ये जो ज्योमेट्रिकली वाला जो आपने लाइन बनाया ना ये ए बी, उसको हम लोग ए बी वेक्टर बोलेंगे या ए वेक्टर बोलेंगे? नहीं, इसको मतलब अगर इसके ऊपर मैं लिख दूं कुछ भी, ए बी सी फोर्स प्रेशर कुछ भी, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, तो इसका नाम दे देंगे फोर्स वेक्टर। कुछ नहीं लिखो, सिर्फ इतना ही रखो, तो बोलूंगा ए बी वेक्टर। ओके सर। आगे बढ़ो, हो गया? यस सर। यस सर। अब आज हम लोग वेक्टर एडिशन सीखेंगे। लोगों में से कितने लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया है? स्कूल में नाम सुना है? नाम नहीं सुना बेटा? मगर फोर्स में यूज तो किया है ना। क्या? नाम नहीं सुना था बट फोर्स में यूज किया है। और कोई? यस सर। हाँ सब पढ़ा होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? सपोज कॉमन सेंस है, कोई आदमी ए से बी गया, तो ट्रायंगल लॉ को मारो। कोई ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो मेरे लिए फाइनली ए से सी गया, मैं तो यही बोलूंगा, है ना? तो मेरा कॉमन सेंस कहता है अगर ए बी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, बी सी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, ए सी वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन सेंस है? यस सर। है ना? इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई लॉ थोड़े ना है, कॉमन सेंस है। बात समझ आ रही है? सर एक बार बोलना बट ए प्लस बी ए सी से छोटा होगा, बड़ा होगा ना? क्या बड़ा छोटा पे आ गया तुम? इक्वल होगा। तो कहाँ बड़ा छोटा इक्वल, ये बात मतलब दिमाग में क्यों आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, फिर बी से सी चला गया,
तो ए टू बी का लाइन सेगमेंट वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, बी टू सी का लाइन सेगमेंट वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है। तो ए टू सी का लाइन सेगमेंट इन्हीं दोनों का सम होगा ना। कौन बड़ा sir. होगा कौन छोटा होगा इससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे अभी। बोलो ये बात समझ आए? हाँ Yes, sir. तो इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसी को मैं ऐसे बोलूं कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in order, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two। अब ये सुनने में लगता है कोई बहुत बड़ा साइंस है, आई बात समझ में? हाँ बट कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, कॉमन सेंस है, यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर कोई पूछे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल बोलोगे कि ये वाला एंगल बोलोगे? छोटा वाला एंगल। छोटा वाला बड़ा वाला नहीं, अंदर वाला या बाहर वाला ये बोलो। बाहर वाला। बाहर वाला। बाहर वाला कहलाएगा। ठीक पे आते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, then third side taken in opposite order will represent A plus B। ठीक है, कभी कभी देखोगे ऐसा लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आई बात समझ में? अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। सर ये साइन तो एब्सोल्यूट का है ना? नहीं, इसको हम सीरीज बोलते एंड हैं मॉड का है ना, मॉड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। हाँ मॉड का साइन है, बट वो मॉड वाली प्रॉपर्टी मत समझो। इस मॉड वाले साइन का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो इसका।
सर बोलो। सर हमने थर्ड साइड को ऑपोजिट ऑर्डर क्यों माना बोल रहे हो? है? ए सी जो थर्ड साइड है, हमने ट्रायंगल लॉ में उसे टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर माना है, ऐसा क्यों सर? A to B, B to C, then सेम ऑर्डर में होता तब जब C to A होता, यस सर। बट ये A to C है, so it is in Yes. opposite order. और सर ओके, बट अगर हम बी प्लस ए लिखते तो क्या वो डिफरेंट होता टू ए टू बी? क्या लिखते हैं? सी टू ए अगर जाता सर तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता, तो इज इट डिफरेंट देन ए वेक्टर हाँ, प्लस C बी to A वेक्टर? जाते तो वो A plus B थोड़ा ना होता। ओके सर। A से B गए, सोचो B से C गए, मतलब फाइनली हम A से C गए ना। यस यस। A to C जो होगा वो A to B और B to C का सम होगा। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो आपने इसका मतलब एक और बार समझा सकते हो क्या? इसका Definition. If two vectors A and B are taken in, हाँ, क्या टेकन इन ऑर्डर? can be represented by ये पूरा इसका मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, एक बार वापस से उसका डेफिनेशन समझा सकते हो? अरे कोई डेफिनेशन नहीं, तुम लोग को मतलब वो स्कूल में रटने की आदत हो गई है, डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। मान लो मैं सीधा सीधा कॉमन सेंस है कि कोई अगर ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है, तो इसका मतलब है ए से सी गया, हाँ सर। आया ना? हाँ सर। हाँ। तो ए से बी गया, ये एक इवेंट है। बी से सी गया, ये दूसरा इवेंट है। तो ये दोनों इवेंट का मिला के क्या है कि ए से सी गया। फाइनल Yes, sir. आउटकम यही है ना? हाँ सर। तो वेक्टर में देखो, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taken in order, तो A to B वेक्टर A को रिप्रेजेंट किया, B to C वेक्टर B को रिप्रेजेंट किया। Then third side, that is side AC, taken in opposite order, तो A to B, B to C इसी ऑर्डर में जाते तो मैं C to A लिखता, बट इसका उल्टा दैट इज A to C जो होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आया समझ में? हाँ सर समझ गया। बोलो। सर इस लॉ में 3 वेक्टर यूज कर सकते हैं क्या? पहले तो 2 को ऐड करना सीखो ना, फिर 3 को, 4 को, सबको ऐड करना सिखाऊंगा। ओके सर। सर हमने इन दोनों के बीच का एंगल बाहर वाला क्यों लिया? एंगल अभी नहीं लिया, मैंने नहीं बताया, वो बीच में मैंने ऐसे ही पूछा था आता है या नहीं, अभी बाद में सिखाऊंगा, अभी इसमें एंगल की कोई बात नहीं है। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। अब आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर।
मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, कोई दिक्कत है किसी को? कॉमन सेंस है ना? यस सर। यस सर। तो यही ऐसे सोचते हैं हम। एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। तो ऐसे समझो कि एक आदमी ऐसे जा रहा है और दूसरा आदमी का रास्ता ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हम इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे? बाहर बाहर वाला। बाहर वाले। कोई इसका रूल, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कॉमन सेंस है। बोलो बेटा, जो पूछ रहा था वो बताओ। कौन पूछ रही थी कि बाहर वाला क्यों होगा? आप समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ये होगा एंगल। लेकिन अब इसको ऐसा कर दे कि हमेशा याद रहे उसके लिए। जब भी दो वेक्टर का टेल ज्वाइन करता है, जैसे मेरा एग्जांपल ए हो गया, एग्जांपल बी हो गया, इन दोनों एग्जांपल में क्या है कि टेल ऑफ वेक्टर एक ही जगह है ना? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है एंगल बताने में। नो सर। बट थर्ड एग्जांपल में अगर मेरे डायग्राम में एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दिख रहा हो, तो आप क्या कीजिए, दोनों में से किसी एक वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर दीजिए। दोनों में से किसी एक वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर दीजिए। पैरेलली ट्रांसलेट करने का मतलब ये हो गया, इस वाले को मैं यही रहने दिया और ये वाला जो वेक्टर है इसको अपनी जगह से पैरेलली ट्रांसलेट इस तरह से कर दिया कि दोनों का टेल एक जगह हो गया। तो अब तो बताना आसान है कि ये एंगल बिटवीन वेक्टर है ना? यस। और ये दोनों डायग्राम आइडेंटिकल हैं, एक ही बात है। मैं तुम्हें कहूं कि कोई 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट जा रहा है तो कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, इस पूरे लाइन में कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है? So any vector geometrically can be translated parallel to its position without changing its magnitude and direction. तो ये वाला वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख दूं या वेक्टर ए को ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। आई बात समझ में? तो ज्योमेट्रिकली जब दो वेक्टर को हम प्लेन में कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उससे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो बातें सीखते हैं इस पूरी कहानी का, दो आउटकम। फर्स्ट आउटकम इज एनी वेक्टर represented geometrically
can be translated parallelly without changing in its magnitude and direction. जैसे कहने का मतलब ये हुआ, सपोज ये एक वेक्टर है, पैरेलली ट्रांसलेट कर दो कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। आ रही है बात समझ में? यस अगर मैं इसको यहाँ भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? अगर मैं इसको यहाँ भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक ही है ना? समझे? यस यस सर। सर सेकेंड आउटकम, if two vectors are joined at their tails, then angle between them is called angle between vectors. दोबारा कौन ड्रॉ करेगा? तो एग्जांपल में ये दोनों को फिर से, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नो सर फटाक से इसको कॉपी कर लो।
sir, done. आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? हो गया लिखा हुआ? 1 मिनट सर। जब हो जाए तो बोलना।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलो, जितना अभी सिखाया उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए।
हो गया? कुछ तो बोलो, Sir. हाँ ना Yes, हो sir. रहा हाँ, है, sir. नहीं हो Yes, रहा है, sir. कुछ तो बोलोगे। Yes, sir. आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. आया? 30 degree. 30 degrees. और किसी को? 60 degrees. और किसी को? 90 सर मैंने डिग्री। रेडियंस में किया। अरे किसी में किया, आंसर तो कुछ आया होगा ना। π/6 रेडियंस। बोला है रेडियन में किया, फिर कहता है π/6 डिग्रीज। सर π/6 रेडियंस। अच्छा ठीक है, सब देखते हैं। π/6 रेडियन वैसे कितना डिग्री हो गया? 30 degree. चलो देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u and v is perpendicular to vector u। तो देखो ध्यान से देखना, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया जिसका जो वेक्टर u है, इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है, ऐसा बोला है। Yes, sir. तो u और v का रिजल्टेंट u पर परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको ऐसे बना दिया, और ये हो गया u प्लस v। हो गया? तो कॉमन सेंस है कि ये v होगा, तभी तो ये u प्लस v होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये डायग्राम ड्रॉ कर पाए आप? हाँ, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो अगर मैं वेक्टर v का मैग्नीट्यूड x मान लेता हूं, तो ये रिजल्टेंट मेरा x/2 है ना? और ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा दिख रहा है, कितना होगा? Yes, sir. 30 degree. 1/2. 1/2। तो थीटा कितना दिख रहा है? 30. 30. 30 डिग्री। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अभी ऊपर सिखाया है u और v के बीच का एंगल तो ये होगा ना। 150 आंसर। ये बात समझ आ रही? अभी ऊपर सीखा था, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो आंसर विल बी 150 डिग्री। कोई डाउट किसी को? बोलो। No, sir. पक्का? सर ऐसा एक और सम करा सकते हो? हाँ और कराऊंगा, पहले इसमें बताओ, कोई डाउट किसी को? नो सर। एक और क्वेश्चन करो। तो कोशिश करो।
आया आंसर? सर Yes. 5 and 5 राइट है. देखते हैं सॉल्व करके. Two vectors acting in opposite direction have resultant of 10 units. नहीं, 5 and 5 तो राइट नहीं हो सकता, इसका मतलब है एक्टिंग इन 14. अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है. अगर इसको वेक्टर ए बोल दो, इसको वेक्टर बी बोल दो, तो इस केस में रिजल्टेंट ए का मैग्नीट्यूड एक्स बोल दो, वाई का मैग्नीट्यूड वाई बोल दो. तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा? x माइनस वाई इज 10. लिखूंगा. Yes, sir. Yes, sir. And if they act at right angle to each other, the resultant is 50. मतलब अब कहानी ऐसी हो गई. राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ऐसे समझो कि अब ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, तो अब राइट एंगल हो गया. तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? ये रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी. आया ना? Yes, sir. तो ए को मैंने x लिया था, मतलब ये x है, ये y है और ये 50 है. यही मतलब हुआ ना? Yes, तो sir. पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 50 स्क्वायर. आया ना? यस सर. Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो x और y मिल जाएगा. साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व करने आता होगा. हम लोग ने x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 कैसे लिया, वो एक बार एक्सप्लेन. तुम्हें कोई 40 न्यूटन फोर्स से राइट खींच रहा है और 30 न्यूटन फोर्स से लेफ्ट खींच रहा है, तो तुम पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन. आया समझ में? यस सर. अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कितना होगा? आगे बढ़ूं? हाँ सर. minute, sir. 1 minute. सर एक Second. मिनट. सर सर ने सेकंड में सॉरी, डायरेक्ट a प्लस बी क्यों नहीं लिया? बोलो सर कोई हम कुछ y बोल. माइनस, हेलो सर. हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ. सर हम y माइनस एक्स डायरेक्ट 10 ले सकते हैं ना? डायरेक्ट 10 का मतलब? मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं. y माइनस एक्स भी 10 ले सकते हैं. x और y में कौन बड़ा है मुझे नहीं पता है. तो सर उस और केस में x y और y 40 और x 30 आएगा. हाँ बोलो. हम x और x प्लस 10 ले सकते हैं, दो ये वैल्यू. भी ले सकते हैं. ये कौन सा मतलब फिजिक्स है इसमें? जो मन करे ले लो. सर हमने जो यहाँ पे ट्रायंगल बनाया जिसका वेक्टर्स ए एंड बी है, तो उनका तो हेड और टेल मिल रहा है, जबकि टेल और टेल मिलना चाहिए ना. मिला लो. टेल और टेल भी मिलाओगे तो भी 90 ही आएगा ना. हाँ सर. Sir, can we say x plus y is 50? सॉरी, Sir, can we say x plus y is 50? नो, x plus y is not 50.
Sir, I didn't understand why. x plus y 50 होता है बेटा, नॉर्मल एडिशन है ये. It says if they act at right angle to each other, then resultant is 50. Means this 50 is resultant of magnitude of a plus b. ये magnitude of a plus magnitude of b नहीं है, ये a plus b का magnitude है. 50 आप 50 अगर ऐसा लिखता कि if they act in same direction, तब हम x plus y 50 लिखते. तो समझ आ रहा है? नॉर्मल Yes, sir. अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में फर्क है. दो वेक्टर का रिजल्टेंट x और y अगर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है तो उसका रिजल्टेंट x प्लस y नहीं होगा. Sir, but triangle law. हाँ, तो ट्रायंगल लॉ से x प्लस y कहाँ आता है बेटा? ये कौन सा ट्रायंगल लॉ है? ट्रायंगल लॉ से मैं इसको A पॉइंट कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं, तो रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज A प्लस B. इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन इज 50. वेक्टर A का मैग्नीट्यूड गिवन इज x, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड गिवन इज y. इसका ये मतलब है. तो खुद बताओ, किसी भी ट्रायंगल में AB साइड x है और BC साइड y है, तो AC साइड x प्लस y होगा क्या? No, sir. नहीं होगा ना. That's why x plus y equal to 50 can't be written. चमका कुछ? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करो. सर इसका कैलकुलेशन बता सकते हो? कौन सा? ये ऊपर वाले का. हे भगवान यार, तुम लोग 9th-10th में ये नहीं पढ़े हो क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना? सर वही सॉल्व नहीं हो रहा है, वो 30 और 20 आ रहा है. अलग आंसर आ रहा है. बड़े वाले हो तुम लोग. बट a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो सीखो. चलो क्या करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x a प्लस y प्लस माइनस y. a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. हाँ या ना? ये तो मालूम होगा. यस. अच्छा, तो ये 50 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 2xy है. हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. 50 का, तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं 2xy is 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. कोई डाउट? नो सर. तो अब मैं ऐसा लिखूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा. यस सर. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ चुका है? ऊपर दिया हुआ है 50 का स्क्वायर, यस सर. और ये 2xy अभी कैलकुलेट किया हमने, 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. यस सर. 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500. ये हो गया 5000 माइनस 100, तो ये हो गया 4900. यस सर. तो x प्लस वाई 70 हो गया. हाँ सर.
तो x प्लस वाई 70 हो गया और इक्वेशन 1 में x माइनस वाई कितना था? 10। तो x प्लस वाई 70 और x माइनस वाई 10 अब सॉल्व होगा। यस सर। दोनों को ऐड कर दो तो 2x इज 80 सो x इज 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सो 2y इज 60 सो y इज 30। कोई डाउट? नो सर। नहीं। दूसरा, इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इतना कॉमन सेंस अगर याद होता तो 3 4 5 में देखो तीनों साइड 10 से मल्टीप्लाई हो गया है तो 30 40 50 का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो दिमाग में बैठा रहता है। तो मुझे दिख रहा है एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस 50 है तो बाकी दोनों डेफिनेटली 30 40 होंगे। यस सर। कोई नहीं, कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। तो अभी तक जितना हम लोग कर रहे थे उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे वेक्टर को, है ना? यस सर। हाँ सर। तो ट्रायंगल ड्रॉ करके ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगाना आसान तभी होता है जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। यस सर। तो ट्रायंगल कोई जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है ना? तो वैसे केसेस में हम लोगों को फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो अभी ऊपर जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसको भी फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट ये कॉमन सेंस है इसीलिए बिना फॉर्मूले का भी कर सकते हैं। अब हम लोग वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला को जानने की कोशिश करते हैं जिसमें दो वेक्टर के बीच का एंगल कोई भी रैंडम वैल्यू थीटा है। सपोज ये मैंने एक वेक्टर लिया, ये मैंने दूसरा वेक्टर लिया। तो अभी जो ट्रायंगल लॉ सीखा था उसके हिसाब से ये जो तीसरा वेक्टर है यही a प्लस बी होगा। यस सर। दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b and this is vector a plus b, है ना? यस सर। And in this diagram this angle theta will be angle between vector a and b. होगा ऐसा? इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट इट बी m। तो ये जो रेड लाइन का लेंथ है वो a और b के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो। हाँ यस सर। सर। इस ट्रायंगल में मुझे रेड लाइन का लेंथ मिल गया तो हम लोग a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? और ये एंगल अगर अल्फा मिल गया तो हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। हम लोग कह पाएंगे कि रिजल्टेंट इज एट एन एंगल a फ्रॉम
at an angle alpha from vector A, है ना? तो रिजल्ट ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा। अगर हमें एसी का लेंथ मिल गया तो मैग्नीट्यूड है, एंगल अल्फा मिल गया तो डायरेक्शन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एसी के लेंथ को निकालना है और इस अल्फा एंगल को निकालना है। तो क्या क्या करना है, ये बात समझ आई? यस यस सर। Yes, sir. अब कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, ट्रायंगल BCM, इस ट्रायंगल में साइन थीटा को क्या लिखोगे? P/H, दैट इज CM अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. लिख सकते हैं, बोलो। Yes, sir. यस सर। CM का लेंथ मुझे मिल गया। ऐसे ही cos थीटा B/H, दैट इज BM अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे BM लेंथ मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा मिल गया। Yes, sir. अब ट्रायंगल ACM में देखो, अब ये जो ACM ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. AM को हम AB प्लस BM लिख सकते हैं। बोलो। AB is nothing but magnitude of A. BM is nothing but magnitude of B cos theta. CM is nothing but magnitude of B sin theta. ऐसा कुछ होगा? बोलो। Yes, sir. A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हैं। Yes, sir. उस फॉर्मूला से ये ऐसा हो गया, प्लस ये हो गया मॉड ऑफ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। Yes, sir. तो ये दोनों मिला के मॉड ऑफ B स्क्वायर हो गया। Yes, sir. ऐसा हो गया। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि इफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज नोन टू अस, इन दैट केस रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ these two vectors can be calculated using formula mod of A plus B is under root mod of A square plus mod of B square plus twice of mod of A mod of B cos theta। एक फॉर्मूला मिल गया। इस पूरे चैप्टर का ये फॉर्मूला लाइफलाइन है, हर जगह यूज होगा, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर ये डेरिवेशन याद रखना है। अगर सही से समझ लोगे तो याद रखना बर्डन नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा है। समझ लो, याद रहे न रहे मुझे नहीं मतलब है, बट हाँ समझा होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सर हाँ, सर जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को सिंपलीफाई करके 1 किया सर, तो मॉड बी स्क्वायर का क्या हुआ? नॉट बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तभी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। ओके, यस सर, समझा? यस।
सर बोलिए। सर ये फॉर्मूला कोई भी एंगल थीटा के लिए एप्लीकेबल है? कोई भी एंगल थीटा के लिए एप्लीकेबल है। ओके। लिख लिए, आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक मिनट। आगे बढ़ूं? यस सर। अब इसी ट्रायंगल में देखोगे तो tan अल्फा क्या मिलेगा? देखो ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा? सर बी बाई ए, क्या? BC upon AB. बी बाई ज्योमेट्री सर में बी देख बाई के ए, बताइए मॉड क्या बी अपन होगा? मॉड ए। मॉड बी बाई मॉड ए, यस। अबे बेवकूफ हो तुम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है तो CM अपॉन AB होगा ना, CM अपॉन AM होगा ना। मॉड बी बाई मॉड ए कुछ भी बोलते हो, ABC थोड़ी ना राइट एंगल ट्रायंगल है। पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोग। CM अपॉन AM ऐसा होगा ना। CM क्या था? मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। AM क्या था? AB प्लस BM। AB प्लस BM। मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। था ऐसा? हाँ अब सर। खुद बताओ, अगर मुझे मॉड ए, मॉड बी और थीटा मालूम है तो अल्फा मिल जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, उस वेक्टर का डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि मॉड tan इनवर्स मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए रेफरेंस बताना जरूरी होगा ना। तो इसका रेफरेंस क्या है? दिस एंगल अल्फा फ्रॉम वेक्टर ए, है ना। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है कि दो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन वेक्टर दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला और रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए नीचे वाला फॉर्मूला, दैट इज रिजल्टेंट A plus B will be at an angle alpha with vector A. आई बात समझ में? सर tan इनवर्स का मतलब tan कॉट रेज टू होता है। -1 कॉट बोल सकते हैं ना। क्या बोल रहे हो?
tan raised to -1 cot भी बोल tan सकते हैं ना? raised to -1 नहीं, tan इनवर्स। सुन सब इधर सुन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा क्या बोलते हो? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। यही अगर मैं कह दूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो क्या बोलोगे थीटा? थीटा इक्वल्स टू sin 1/3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम है ना, तुमने तो बस 4 वैल्यू रख रखे हैं, 0, 30, 60, 45, 90 यही सब, तो उसमें से तो कोई दिख नहीं रहा है। यस सर। बट कोई तो होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/3। ये कहने का तरीका हुआ कि थीटा उतना ही है जितना में साइन थीटा का वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाए। अब साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे तो 30 डिग्री बोल देंगे, 1/3 लिखेंगे कौन सा वैल्यू है नहीं पता तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। समझे? यस सर। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म √3 आ गया सब लोग, ठीक है, तो हम अल्फा को 60 डिग्री बोल देंगे। ये पूरा जो है मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, इस सब की वैल्यू मान लो √3 आ गई, तो मैं बोल दूंगा अल्फा इज 60 डिग्री। यस सर। इस सब की वैल्यू 1/√3 आ गई तो बोल दूंगा अल्फा इज 30 डिग्री। अच्छा समझ इसकी वैल्यू 1 आ गई तो बोल दूंगा अल्फा 45 डिग्री। बट इसकी वैल्यू 1/2 आ गई तो tan इनवर्स 1/2 लिख के ही छोड़ दूंगा। वो वैल्यू टेबल से या कैलकुलेटर से देखेंगे, जो भी होगा होगा, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। यस सर। समझ आया? tan इनवर्स का मतलब जो tan टू द पावर -1 नहीं है। ओके ओके समझ गया, थैंक यू सर। Sir, so that means sin inverse is not equal to cosec. Definitely not. 1/sin is cosec. Sin inverse is a altogether different trigonometric function. Okay, We sir. call it inverse trigonometric function. Sin inverse का मतलब 1/sin नहीं होता है, या tan inverse का मतलब 1/tan नहीं होता है। ठीक है? ओके सर। कॉपी कर लिया? नो सर। कर लीजिए। हेलो सर। बोलो। सर इस साइन इनवर्स 1/3 को मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं बेटा, नहीं कर सकते मैथमेटिकली सॉल्व। साइन इनवर्स 1/3 साइन थीटा का टेबल आता है, कितना वैल्यू याद रखोगे? कोई ये जो 5 वैल्यू 0, 30, 40, 90 कर चुके हो, इसके बीच तो इनफाइनाइट होंगे ना। 30.5 डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री कितना होगा? 6 डिग्री कितना होगा? 2.5 डिग्री कितना होगा? सबकी वैल्यू थोड़ा ना याद कर सकते हो, तो टेबल देखेंगे या कैलकुलेटर करेगा। ठीक है? यस। आपको तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही याद है ना।
लिखिए, आगे बढ़ो। Yes, sir. इसको यूज कैसे करते हैं? तो जैसे एक क्वेश्चन अभी 150 डिग्री आया था, जैसे यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ट्रायंगल बना के जैसे सॉल्व किया, या दूसरे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, किसको कर दो बोलो? इन दोनों क्वेश्चन को अब सेकेंड मेथड फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं ही करके दिखा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मेथड तो कर चुके हैं, क्या है ना? यस सर। अब इसका सेकेंड मेथड देखो। मान लो मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर u एंड v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर u। तो परपेंडिकुलर टू वेक्टर u से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि मेरा अल्फा 90 डिग्री है फॉर्मूला का। यस सर। यस सर। पक्का? एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। मतलब मॉड ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला है, ये मेरा v/2 हो जाएगा। तो मुझे एंगल बिटवीन u एंड v दैट इज थीटा चाहिए। यही कहानी है ना? यस Sir. तो पहला फॉर्मूला, मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल का होल स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ, कौन बार बार लिखेगा, इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड a मॉड b cos थीटा। ये फॉर्मूला है। tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया v²/4 होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर इज इक्वल टू u² प्लस v² प्लस 2uv cos थीटा। यही मतलब हो गया। Yes. मतलब 3/4 v² इज इक्वल टू u² प्लस 2uv cos थीटा। यही मतलब हो गया। Yes, sir. अल्फा 90 डिग्री है, तो tan अल्फा क्या होता है? tan 90 क्या होता है? 1. Sir, not नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड है। yes. tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा तो डिनोमिनेटर 0. डिनोमिनेटर के फॉर्मूले में क्या है? Mod alpha plus b cos theta. क्या है? मॉड a प्लस मॉड b cos थीटा है। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया u प्लस v cos थीटा इज 0। डिनोमिनेटर 0 होता है तभी फ्रैक्शन अनडिफाइंड होता है। यस सर बोलो। बोलना भाई। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिल गया v cos थीटा इज माइनस u। मिल गया। यस सर। तो इक्वेशन 1 और 2 से थ्री बाई फोर v² इज इक्वल टू,
अच्छा v में ही रहने दूं या u में कर दूं, किसी में रहने दो, इज इक्वल टू यू स्क्वायर और v cos थीटा को माइनस यू, तो माइनस 2u स्क्वायर बोल सकते हैं। यस यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। कुछ तो गड़बड़ कर दिया लगता है मैंने। सर वो 3/4 v स्क्वायर माइनस होगा। एक मिनट, हाँ, ये 1/4 माइनस 1, तो यहाँ एक माइनस का साइन आएगा ऐसा। ये 1/4 माइनस 1 है ना? यस हाँ सर। है ना? सर समझा नहीं। सर एक 90 डिग्री तो थीटा होगा ना, लाइक अल्फा कैसे हो सकता है 90? भाई तुम लोग ना पहले इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश। The resultant of two vector u and v is perpendicular to vector u. हाँ ओके सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर u से 90 डिग्री पर है, मतलब हमारे डायग्राम का अल्फा 90 है ऐसा? यस सर। ये इंग्लिश है, फिजिक्स नहीं, इंग्लिश। बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, इसीलिए पढ़ाया जाता था। ठीक है? अच्छा, तो ये अल्फा 90 है, इसमें कोई डाउट? नो सर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मतलब a प्लस b v/2 है, इसमें डाउट? नो सर। एंगल बिटवीन u एंड v ढूंढना है, मतलब थीटा ढूंढना है, इसमें डाउट? नो सर। यहाँ पर a को हमने u लिखा है और b को v लिखा है। अगर a प्लस b के फॉर्मूले में लगाना चाहते हैं तो यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो LHS में 1/4 है और RHS में 1 है, तो 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 होगा ना? यस यस सर। इस v स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ठीक है। सर फिर से बोलो एक बार। क्या फिर से बोलूं? वो v स्क्वायर को इधर आएगा तो मुझे ये सब नहीं आता, हट। इसको इधर ले आते हैं, तो v²/4 माइनस v²। अब ठीक है? यस सर। तो इसमें v² कॉमन ले लिया तो 1/4 माइनस 1 दिख रहा है। यस सर, समझा सर, समझा सर। तो 1/4 माइनस 1 3/4 होगा। यस सर। यस। अच्छा, तो -3/4 v²। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड इक्वेशन, अल्फा 90 है तो tan अल्फा अनडिफाइंड होगा, मतलब tan अल्फा का जो एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब u प्लस v cos थीटा 0 होगा। आया ना? यस सर। मतलब u की वैल्यू माइनस v cos थीटा होगी, ऐसे चलो, u की वैल्यू माइनस v cos थीटा होगी। कोई डाउट? नो सर। नहीं। सर एक बार समझा, नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ये पीछे क्या जो मैं क्या है? लिखने को बोलता हूँ नोट करते हो? यस सर। नोट किया हुआ है? सर तो मैं पहले tan समझने की जो नोट कोशिश कर किया रहा हूँ। हुआ है वो देख के बताओ तो, tan अल्फा का एक्सप्रेशन क्या लिखा है? tan alpha equals tan 90 equals not defined. tan अल्फा का एक्सप्रेशन बोला मैं, फॉर्मूला में। अच्छा ओ वो ओके। tan alpha का वो लिखा है tan इनवर्स mod b sin theta upon mod a plus mod b cos theta। तो tan अल्फा क्या हो गया?
mod b sin थीटा अपॉन mod a प्लस mod b cos थीटा, हाँ या ना? यस सर। तो अल्फा 90 डिग्री होगा, तो tan 90 इज इक्वल टू mod b sin थीटा अपॉन mod a प्लस mod b cos थीटा, हाँ या ना? यस सर। tan 90 अनडिफाइंड होता है, मतलब एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब mod a प्लस mod b cos थीटा 0 होगा, यस मतलब u प्लस v cos थीटा 0 होगा, मतलब u माइनस v cos थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। जिसको नहीं समझ आया था उसको समझ आया? यस सर। तो अब 1 और 2 को सॉल्व कर दो। तो 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो 1 के एक्सप्रेशन में इधर लिखा हुआ है -3/4 v स्क्वायर, रहने देते हैं। u की जगह -v cos थीटा, तो -v cos थीटा का होल स्क्वायर, रहने देते हैं, है ना? u की जगह -v cos थीटा, तो ये हो जाएगा -2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? सर। तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। समझ आ रहा है कुछ कि तुम लोग ऐसे ही यस सर, करते हो? समझ रहा है सर। यस सर। मुझे डाउट हो रहा है। एनीवे चलो, ऐसा हो गया। यस सर। तो ये सब v स्क्वायर को कॉमन लेके हटा सकते हैं। यस सर। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3/4 इज इक्वल टू -3/4 इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस cos स्क्वायर। एक सेकंड ऊपर देखने दो। u स्क्वायर तो ऐसा कर दिया, हाँ, इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलेगा। यस सर। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल। मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? √3/4 प्लस माइनस √3/2, ऐसा मिलेगा। यस सर। यस सर। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि cos थीटा इज प्लस √3/2 और दूसरा ऑप्शन है कि cos थीटा इज माइनस √3/2, है ऐसा? यस सर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, यस सर। यस सर। नेगेटिव नहीं हो सकता। यस सर। एक्सप्रेशन 2 में देखोगे तो v मैग्नीट्यूड है, u मैग्नीट्यूड है और -v cos थीटा इज प्लस u है, मतलब cos थीटा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। यस सर। समझ गए? नो सर। ये लास्ट वाला मैग्नीट्यूड का नहीं समझा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता है। तो u और v इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं। यस सर। और मेरे पास इक्वेशन 2 में है -v cos थीटा इज इक्वल टू u। यस सर। तो -v cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकता है ना जब cos थीटा नेगेटिव हो। यस सर। तो cos थीटा इज -√3/2।
अब -√3/2 देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? या तो मैं इसको -cos30 लिख दूं या -sin60 लिख दूं, इसी दोनों में से कोई एक होगा। यस सर। तो लास्ट क्लास में पढ़े थे cos90 प्लस थीटा क्या होता है? यस सिखाया सर। था यस मैंने, क्या सर। सिखाया था? सर cos90 क्वाड्रेंट का साइन और साइन थीटा क्या होगा ये बताओ। Sin theta. सर नेगेटिव साइन थीटा। नेगेटिव साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। तो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है -sin60 डिग्री। सर। दिख रहा है? यस सर। तो ये -sin60 है, मतलब ये एंगल मेरा 90 + 60 होगा। यस सर। होगा ना? यस सर। तो 90 डिग्री + 60 डिग्री दैट इज 150 डिग्री, यही आंसर आया था। यस सर। यस बट सर। देखो पहले ये आंसर कितना आसानी से आ गया था कॉमन सेंस से। यस। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता हो तो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो कि नहीं जरूरत पड़े, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बने तभी फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो। ऑल्दो दोनों मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका कॉपी हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।